हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगी एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस दोनों का लास्ट ईयर का। वैसे तो मैंने शेयर किया हुआ है पर वो दोनों एक साथ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और मे भी नहीं देखा होगा, तो आप इसमें देख सकते हो। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि एग्जाम का लेवल कैसा था प्री एंड मेंस दोनों का, और मैंने क्या गलतियां की थी जिनको मैं इस साल कोशिश करूंगी कि वो गलतियां बिल्कुल भी रिपीट ना हो। और पेपर का जो लेवल रहता है और जो मॉक का लेवल रहता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले आप देखिए मेरा जो प्री का स्कोर कार्ड था लास्ट ईयर का, तो आप ये देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। ये मेरा लास्ट ईयर प्री का स्कोर कार्ड है। तो ये जो एमपी स्टेट से मैंने अप्लाई किया था, तो इसकी जो कट ऑफ थी जनरल की, आप देख सकते हैं गई थी 67.50, और जो मेरे मार्क्स आए थे 72.50। आई थिंक मैंने 81 कुछ 82 ऐसे कुछ अटैम्प्ट किए थे, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। और ये सब नॉर्मलाइज स्कोर होते हैं, तो आपको पता ही है। तो इसमें तो मेरा प्री निकल गया था, और इसकी कट ऑफ एमपी की थोड़ी सी हाई गई थी, बाकी स्टेट की और भी 50 या 60s के लाइन में ही गई थी, क्योंकि एमपी में वैकेंसी बहुत कम थी और बाकी स्टेट में ज़्यादा थी। कि अगर मैं बात करूँ कि जो इसका जो लेवल होता है ना, वो आईबीपीएस क्लर्क से आप कंपेयर कर सकते हो प्री से। बस मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, इस साल तो नहीं है एटलीस्ट एसबीआई क्लर्क में। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि आईबीपीएस क्लर्क में ओवरऑल क्लियर होता है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है आपको, क्योंकि इसमें ओवरऑल रहता है और इसका कट ऑफ जो स्लाइटली है वो आईबीपीएस क्लर्क से कम ही जाता है। आप देखोगे, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो एमपी में जो वैकेंसी थी वो 288 थी, तो उस हिसाब से एमपी का कट ऑफ थोड़ा सा अप था। लेकिन क्लर्क के आईबीपीएस क्लर्क से अगर कंपेयर करोगे तो उससे तो कम ही था। आई थिंक लास्ट ईयर का 78 ऐसा कुछ था आईबीपीएस क्लर्क का, और इसका आप देख ही सकते हो 67 समथिंग कुछ गया था। और अगर आपके स्टेट में वैकेंसी अच्छी है ना, काफी कम जाता है। जैसे आप अगर यूपी की बात करोगे तो यूपी का कट ऑफ आई थिंक 60s में 60 मार्क्स गया था। गुजरात समथिंग का बहुत अच्छी वैकेंसी थी, तो कहीं का 50 भी गया था आउट ऑफ 100 में। प्री की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको प्री में स्कोर करना है ना, तो आप ओवरऑल भी ऐसा मत सोचना कि कोई सेक्शन आप स्किप कर दो, आप सारे सेक्शन करना। और अगर आपके स्टेट में वैकेंसी अच्छी है तो इसका कट ऑफ कम ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर वैकेंसी अच्छी है तो आपका स्लाइटली कट ऑफ, और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो कट ऑफ प्री में तो एटलीस्ट कम जाने के चांसेस हैं, मेन में जाए या ना जाए। तो ये रही प्री की बात। अब करते हैं मेंस की बात। तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ मेंस का। और अब आप देख रहे हैं ये है मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 25 फ़रवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था, और मैंने 95 96 ऐसे क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट किए थे। ये जो स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर है, एग्जैक्टली स्कोर क्या आता है वो हमें भी नहीं पता है। और जो एमपी की कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 80.75 गई थी। जैसे आपको पता ही होगा ये आउट ऑफ 200 है, तो ये कुछ मेरा स्कोर आया था। मैंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट मैंने 70 to 75 मार्क्स आफ्टर डिडक्शन किया था। लेकिन फिर ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है, आप नहीं बता सकते कहाँ गलतियाँ हुई थी, क्या हुई थी। अभी आपने मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड देखा, तो मैंने इसका जो एनालिसिस था सेल्फ गिवन वो भी शेयर किया था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। और जितना मुझे याद है मैं बता देती हूँ कि आई थिंक मैंने 96 कुछ अटैम्प्ट किए थे मेंस में। और आप ये जो स्कोर देख रहे हो ना, ये एक्चुअल स्कोर नहीं है, क्योंकि क्लर्क में जनरली मेंस एग्जाम में मोस्टली ऐसा होता है कि वो सिंगल शिफ्ट में होते हैं, तो उसमें एक्जैक्टली वही स्कोर आता है जो आप करके आते हो एग्जाम में, और जितने निगेटिव हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है वो हमेशा से 2 शिफ्ट में होता है, लेकिन लास्ट ईयर वो 3 शिफ्ट में हुआ था। 25 फ़रवरी को ये 2 शिफ्ट थी, फर्स्ट एंड सेकंड, और एक 4 मार्च को शिफ्ट थी, तो टोटल 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो नॉर्मलाइज स्कोर होता है, हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा एक्चुअल स्कोर कितना था, हमारे मार्क्स कटे हैं बढ़े हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो लास्ट ईयर का एसबीआई क्लर्क मेंस का एक्सपीरियंस था, तो मैंने ना जीए पढ़ा था, लेकिन उसका मुझे ऐसा लगता है जीए को आपको 4 to 5 टाइम्स रिवीजन की बहुत जरूरत है। मुझे क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, पर ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे मिनिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किस मिनिस्ट्री ने दिया था, एक इसने दिया था तो दूसरा इसने दिया था, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और मल्टीपल ऑप्शन के भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 1 2 है, ओनली 2 है, 1 2 3 है, तो उसमें भी आप कंफ्यूजन हो जाते हो। कोई अमाउंट पूछता है तो अमाउंट में भी कंफ्यूजन होती है कि इसका था ये इतना था, अगर इस मिनिस्ट्री ने इतना दिया तो दूसरे में। तो अगर आप जीए के लिए ना रिवीजन अच्छा करोगे, तो रिवीजन आप जितना कर सको, आप कोई भी सोर्स फॉलो करो, रिवीजन इज द की। आप जितना ज्यादा उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का लेवल भी एसबीआई में पूरी अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम होता है ना, वो सारे मेंस से थोड़ा सा अप होता है। जैसे आरआरबी पीओ मेंस अगर आप बोलोगे तो उसके थोड़ा सा कम या उसके इक्विवेलेंट आप ले सकते हो उसको, क्योंकि ये जो एसबीआई क्लर्क मेंस है, लोगों को ऐसा लगता है क्लर्क मेंस है तो मेंस का वो लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचो, अगर 200 में उसकी कट ऑफ 50% भी नहीं जा रही, अगर 80 मार्क्स से जा रही है आउट ऑफ 200, तो आप सोच सकते हो उसका लेवल क्या होगा। कि बच्चों को 100 नंबर भी नहीं लाने होते हैं, 80 मार्क्स वो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पेपर का वो लेवल है इसलिए मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि पेपर का लेवल उस लेवल का है कि आप वहां तक भी पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क सब करना पड़ेगा।
तो अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का जो मेरी शिफ्ट का एग्जाम था तो क्वांट में भी अच्छा आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं, लोगों के 20-22-23 ऐसे मैक्सिमम अटैम्प्ट थे। मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, तो मेरे आई थिंक 12 या 13 ही अटैम्प्ट थे क्वांट में। और उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए भी पेपर बहुत अच्छा लेवल का था। एक पजल उसमें पूरे पेपर में मुझे ऐसा लग रहा था, वो एक जो फ्लोर वाली पजल थी वो डुएबल थी। और क्रिटिकल की अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप 50-60% में ऐसा था, 60% आपके सही होने के चांसेस थे अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते तो, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप नहीं था लेकिन बहुत ईजी भी नहीं था, आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। पढ़ के ऐसा लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है और सही भी हो सकता है। उसके बाद रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो मिसलिनियस के क्वेश्चंस आए थे, तो आप रीजनिंग में मेरे आई थिंक मैंने 24 कुछ अटेम्प्ट किए थे। और हाँ, मॉक में जो रीजनिंग का जो पेपर होता है ना वो 60 मार्क्स आता है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। तो 60 मार्क्स के लिए ऐसा रहता है, सारा जो क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का होता है। आपको कहीं कहीं मॉक में ऐसा होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रियल एग्जाम में नहीं आते, सारे क्वेश्चन 1.2 के रहते हैं। ये रीजनिंग में मिसलिनियस भी आया था और पजल भी बहुत अच्छे लेवल की आई थी। ऐसा नहीं है कि आप 60 मार्क्स में इजिली 40 या 45 मार्क्स ला लोगे, बहुत रीजनिंग का पेपर भी अच्छा आया था। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो जो मेरे शिफ्ट की इंग्लिश आई थी ना, मुझे अब मैंने सारे शिफ्ट का तो एग्जाम नहीं दिया लेकिन मैं अपने शिफ्ट के बताऊँ तो मुझे स्लाइटली वो ईजियर साइड में लगी थी, मतलब मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे। तो उसमें जो एक पैसेज आया था ना, वो पैसेज भी बहुत ही, मतलब दो पैसेज आए थे, तो एक पैसेज तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, वो उसके आंसर देखते के साथ ही बन रहे थे, और सेकंड पैसेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। उसके बाद इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट आया था। तो इंग्लिश में भी मैंने कुछ ऐसे ही अटैम्प्ट किए थे, मुझे एक्जैक्टली अटैम्प्ट तो याद नहीं है। देन उसके बाद बात करूँ मैं जीए की, तो जीए मैंने पहले ही बता दिया था, जीए में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें आई थिंक मेरे 8-9 जो मुझे याद थे, सारे क्वेश्चन तो घर आके याद नहीं होते, पर जितने मुझे याद थे मुझे ऐसा लग रहा था उसमें 8-9 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हो ही गए हैं। मतलब वो 50-50 में मैंने लगाए थे, तो वो क्या मल्टीपल ऑप्शन वाले थे, तो उसमें ऐसा ना था कि जैसे मुझे 2 ऑप्शन का क्लियर था, एक का क्लियर नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये होगा कि नहीं होगा। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरे तो डेफिनेटली जीए में रॉन्ग थे। फिर भी मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी मार्क्स मैं कि जीए में कितने भी अगर कटेंगे मार्क्स तो 12-13 नंबर तो आने ही चाहिए मैक्सिमम काट के भी। अब क्योंकि इसमें क्या है, सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं है, तो मार्क्स भी ओवरऑल आते हैं, सेक्शनल नहीं आते। तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे जीए में कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले, लेकिन अब जब आप पूरे पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो आप एक रफ आइडिया तो अपने मार्क्स का लगा ही सकते हो कि अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना भी अगर डिडक्ट होंगे मार्क्स तो 70 to 75 के बीच में तो आने ही चाहिए मैक्सिमम में। अब ये 61.25 आए थे क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कम हुए, क्या हुआ मुझे नहीं पता कैसा हुआ, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था और इसमें मेंस बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं, तो वो ज़्यादा के कारण वो कितना ज़्यादा में डिफरेंस आ रहा है मार्क्स का वो भी नहीं पता चला। लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया पेपर देने के बाद कि मुझसे क्या गलती हुई और इस वाले पेपर में मुझे क्या नहीं करना है, तो ये मैंने आपके लिए भी वीडियो शेयर किया कि आप भी, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आता है। क्योंकि जब आप खुद पेपर देते हो ना, तो आपको एक आइडिया होता है कि पेपर कैसा आता है और गलती आपने कहाँ की और उसको कहाँ पे सुधारने के चांसेस है। क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं वो भी एक्जैक्टली नहीं होते जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ एक रफ आइडिया होता है। अभी मैं एक पेपर भी लगाऊंगी एसबीआई क्लर्क का और मेंस का, और उसका भी स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है मेंस में इस साल। और देखते हैं, अगर आप भी लगा रहे हो तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना। तो ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।